नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले हों और आपका बजट है लगभग 15-16 हज़ार रुपये के आसपास, तो आज मेरे पास दो ऐसे ही बॉक्सेस हैं जिनकी रेंज तो यही रहती है, लेकिन फीचर्स में काफ़ी डिफरेंसेस रहेंगे। एक तरफ रहता है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो का A55 और दूसरी तरफ रहता है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी नोट 10T 5G। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस सेम है लेकिन फीचर्स काफ़ी अलग हैं, एक तरफ 4G एक तरफ 5G। तो एक फीचर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और दोस्तों, ये फोन मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको वहां पर भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट दोनों को कराते हैं ओपन और देखते हैं इन दोनों बॉक्सेस में आपके लिए खास कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं दो दिग्गज फ़ोन को। एक तरफ रहता है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो A55 और दूसरी तरफ रहता है रेडमी का नोट 10T 5G। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तो नाम में ही डिफरेंस आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 4G वेरिएंट रहता है और ये आपका 5G वेरिएंट। तो बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर शुरू में ही शुरू हो गए हैं। बैक पर आपको दोनों में ही डिस्प्ले कुछ बहुत सी डिटेल वगैरह दे रखी हैं, तो इनके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे। फटाफट बात करते हैं कि भाई बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अलग सी पैकिंग दोनों में ही देखने को मिल जाती है, जहाँ पर ये आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाता है एक अलग से सेक्शन। तो इसे ओपन करते ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा ये एक छोटा सा पैकेट टाइप का। तो इसे ओपन करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या आपका रहता है। तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा ये बॉक्स टाइप का मिल जाता है और दोनों के ही काफ़ी सिमिलर से लग रहे हैं। तो एक बात तो तय हो जाती है कि दोनों में ही केस कवर होने वाला है आपका। तो फटाफट यहाँ पर ओपन करते हैं और एक चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये रहेगा आपका केस कवर और ये कुछ बेसिक सा पेपर वर्क वगैरह। तो दोस्तों, ये रहेगी कुछ बेसिक सी पेपर वर्क और ये सिम इजेक्टर पिन और साथ ही ये केस कवर। तो इसके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे MI में ये आपकी सिम इजेक्टर पिन रहती है और ये कुछ बेसिक सा पेपर वर्क रहता है और साथ ही ये केस कवर रहेगा। तो इसे फिलहाल साइड में रखते हैं। और केस कवर की अगर बात करी जाए तो काफ़ी सिमिलर से लग रहे हैं दोनों ही केस कवर, और लगभग क्वालिटी की अगर बात करी जाए तो दोनों की काफ़ी इक्वल टाइप के रहते हैं और दोनों के ही काफ़ी मुझे लगता है सही रहेंगे आपके लिए। अगर आप इसमें अपना फ़ोन जो है कैरी करते हैं तो मुझे लगता है आपके फ़ोन सेफ रहेंगे। साथ ही दोस्तों, फ़ोन्स को निकालकर साइड में रखेंगे, क्योंकि पहले एक बार भाई बात करनी होगी इनकी एसेसरीज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये रहेंगे दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी खूबसूरत से हैं, लेकिन पहले भाई बात करते हैं एक बार एसेसरी के बारे में कि भाई अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारा सामान होता है। तो सबसे पहले ये चार्जर देखा जाए तो भाई यहाँ पर दोनों के काफ़ी इक्वल से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल गया है और थोड़ा सा वेट में भी अंतर रहता है। बात अगर इनकी आउटपुट रेटिंग की करी जाए तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर की रहती है ओप्पो में, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 10 वोल्ट 2.25 एम्पियर मैक्सिमम रहती है आपकी MI में। अगर आउटपुट रेटिंग में डिफरेंसेस की बात करी जाए तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपका ओप्पो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा और साथ ही MI में आपको लगभग 22.5 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन सोचने वाली बात ये हो जाती है कि आपका ये जो फ़ोन रहता है वो आपका 18 वॉट की ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि चार्जर तो आपको भले ही थोड़ा सा दमदार मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फ़ोन जो है चार्जिंग कैपेसिटी के मामले में इक्वल रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, दोनों में ही आपको टाइप C केबल देखने को मिल जाती है, जो कि ये रहेगी। और ओवरऑल अगर हम साइज़ की बात करें तो मुझे लगता है इक्वल ही होने वाला है और दोनों ही अच्छी ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पर एसेसरी की जो क्वालिटी है वहाँ पर आप एक तरीके से निश्चिंत होकर चल सकते हैं कि क्वालिटी आपको अव्वल नंबर देखने को मिलेगी। सामान को साइड कराते हैं, टेबल एकदम भर गई है और उसके बाद फ़ोन को सेटअप करा के डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही फ़ोन हमारे यहाँ पर सामने हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे पहले भाई बात करनी होगी एक बार इनकी डिस्प्ले के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी ओप्पो में 6.51 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी होती है, जो कि आपका IPS LCD पैनल रहता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको MI में 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर मैं अगल बगल कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कोई अंतर है ही नहीं। दोनों में ही आपका IPS LCD पैनल रहता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है जो कि आपको गौर करना होगा, क्योंकि ओप्पो यहाँ पर आपको देता है HD+ का रेजोल्यूशन, वहीं यहाँ पर आपको MI में फुल HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ये एक थोड़ा सा पॉइंट रहेगा जो कि आपको गौर करना होगा। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है MI में, जो कि इसे थोड़ा सा खास बनाता है। पिक्सल डेंसिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पर ओप्पो में आपकी 270 पिक्सल पर इंचेस की रहती है और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर रेडमी में आपको जो है 405 पिक्सल पर इंचेस की रहती है। भाई ये अंतर तो रहना
ही था क्योंकि इनके रेजोल्यूशन में अंतर है। साथ ही अगर हम यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर देखें तो दोनों में ही आपको पंच होल देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि दोनों में ही हल्के से बेजल्स दे रखे हैं। तो एक तरीके से फुल व्यू वाला एक्सपीरियंस ही रहेगा। अगर हम ओप्पो की बात करें तो 82.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होता है, वहीं रेडमी में ये आपका 83.6% का होता है, यानी कि कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों ये बात तो रही स्क्रीन की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर फुल HD+ का रेजोल्यूशन अगर ओप्पो में होता तो थोड़ा सा मजा ज़्यादा आता। साथ ही ऊपर दोनों में ही आप सेल्फी कैमरास देख सकते हैं। ओप्पो की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहता है, MI में ये आपका 8 मेगापिक्सल का रहेगा। दोनों से ही आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो हम आगे जाकर बात करेंगे ही। फिलहाल साइड को देखते हैं तो दोनों में ही आपके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेंगे और यहाँ पर आपको MI में जो है वॉल्यूम कीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि ओप्पो में दूसरी तरफ रहेंगी। यहाँ पर दोनों में ही दूसरी तरफ आपका जो है डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शन दे रखे होंगे। और अपर सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर ओप्पो तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन आपको MI में जो है एक छोटा सा ऑडियो जैक, एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए और साथ ही IR सेंसर देखने को मिल जाता है। ये आपके जो ट्रिपल डॉट्स हैं यहाँ पर 2 आपके IR सेंसर वाले हैं और एक आपका माइक वाला है। नीचे की तरफ आपको वही सारा कॉमन सा मेन्यू देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ऑडियो जैक, टाइप C पोर्ट और एक छोटा सा माइक और स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं ओप्पो में। वहीं दोस्तों यहाँ पर ऑडियो जैक को छोड़कर सब कुछ आपका MI में भी रहता है। तो दोनों में ही आपको टाइप C का सपोर्ट दे रखा है और साथ ही 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को दोनों सपोर्ट करते हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात रहेगी। बात अगर यहाँ पर करी जाती है भाई इस फोन की, तो आप देख पा रहे होंगे इनके जो बैक पैनल रहते हैं काफ़ी डिसेंट से रहते हैं और खास तौर पर अगर MI की बात करें तो यहाँ पर जो इसका बैक पैनल रहेगा काफ़ी ज़्यादा डिसेंट से लुक के साथ आ रहा है। दोनों में ही अगर आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे तो प्लास्टिक बॉडी रहती है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पर ओप्पो में दे रखा है। यानी कि अगर आप इस तरीके से कुछ टच करते हैं तो ओप्पो में जो आपके फिंगरप्रिंट वाले दाग आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो हल्के हल्के स्पॉट आ जाते हैं। लेकिन MI में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी रहेगी। हालांकि इससे बचने के लिए आप कवर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जनरली आप करेंगे ही, तो ये पॉइंट खैर कोई उतना मायने नहीं रखता है। साथ ही दोनों में ही आपको जो है काफ़ी यूनिक से कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको दोनों में ही ट्रिपल कैमरास देखने को मिल रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा हो ओप्पो में कि यहाँ पर डुअल कैमराज है, लेकिन एक आपका छोटा सा नीचे की तरफ रहता है, वही ठीक वहाँ पर भी आपका जो है MI में एक नीचे की तरफ रहता है। काफ़ी सिमिलैरिटी है, कैमरा जो सेटअप है वो तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर इनका जो एक तरीके से पैटर्न है वो थोड़ा सा सेम है। यहाँ पर अगर हम ओप्पो की बात करते हैं तो यहाँ पर 50+2+2 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल जाते हैं। साथ ही MI में आपके 48+2+2 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी बहुत हद तक सिमिलैरिटी है आपकी, जिसके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे। तो दोस्तों फटाफट नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपकी रेडमी की, और साथ में 5G का सपोर्ट है भाई इस फोन में, ये आपको यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक बार फटाफट चलते हैं भाई इनके अबाउट फोन सेक्शन में और बात करते हैं कि भाई किसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम वेट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ओप्पो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हालांकि दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन आपको हल्का सा बल्कि फील हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं ओप्पो। अब एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर फुल HD+ का रेजोल्यूशन जरूर है MI में, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में मैंने अभी फुल करा दी, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ओप्पो की अगर मैं पूरी फुल करा देता हूँ तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा डिफरेंस दिखने को मिल जाएगा। यानी कि ब्राइटनेस के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि ओप्पो परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर दे रहा है MI की तुलना में। तो दोस्तों ये तो मेरे व्यूज़ रहते हैं, बाकी आप भी मेरे को बताइएगा। चलते हैं इनके अबाउट फोन सेक्शन में और बात करते हैं भाई अंदर क्या क्या दे रखा है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं यहाँ पर, डिवाइस वगैरह की डिटेल दे रखी है। साथ ही एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिल जाता है दोनों में ही, जो कि फिलहाल अपडेटेड रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका MI जो है MIUI 12.0.3 वर्जन पर काम करता है। साथ ही यहाँ पर ओप्पो आपका कलर OS वर्जन 11.1 पर काम करेगा। दोनों के वेरिएंट्स की बात करी जाए तो अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। ओप्पो में आपको 464 और 6128 का वेरिएंट देखने को मिलेगा, जबकि रेडमी में आपका 464, 4128 और 6128 का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। आप जो भी चाहें इसमें परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो थोड़ा सा अंतर ले आती है उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा, वो रहेगा यहाँ पर इसका प्रोसेसर। ओप्पो की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको हीलियो का G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से रेटिंग देखें आज की तारीख में तो वो दोस्तों आपकी रहती है 25 की, और एक डी ग्रेड प्रोसेसर उसे मार्क किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम नोट 10T की बात करते हैं तो यहाँ पर डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसकी यहाँ पर अगर हम नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से रेटिंग देखेंगे तो आज की तारीख में 44 की होती है और एक C ग्रेड प्रोसेसर इसे मार्क किया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर के मामले में तो नोट 10T काफ़ी ज़्यादा आगे रहेगा आपका। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी रहेगी जो कि गौर करने वाली होती है। बाकी तो आपके यूजर्स के हिसाब से है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। चलते हैं एक बार कैमरा में और बात करते हैं कि भाई कैमरा में आपको क्या क्या दे रखा है। तो कैमरा में आपको कुछ बहुत से अंतर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ पर फील भी कर पा रहा हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, फोटो क्लिक कर लेता हूँ नॉर्मल मोड पर, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे।
तो दोस्तों ये दोनों के सैंपल रहते हैं। सबसे पहले भाई मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर इनकी क्वालिटी के बारे में। तो लगभग 19-20 की अगर मैं बात हटा दूँ तो लगभग दोनों की क्वालिटी मेरे को इक्वल लगी है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट आ जाता है सैचुरेशन को लेकर, जिसे कि आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। अगर आप गमले के कलर को देखेंगे तो इनकी जो ब्लू कलर की टोन है उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन के मामले में ओप्पो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जबकि यहाँ पर ओरिजिनलिटी प्रेफर करता है नोट 10T, जो कि एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में लोग हाईएस्ट सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये एक थोड़ी सी बात रहेगी। हो सकता है ऐसा डिस्प्ले की वजह से भी लग रहा हो, क्योंकि दोनों की डिस्प्ले में एक थोड़ा सा अंतर भी है, जिसकी वजह से मेरे को ये चीज़ फील हो रही हो। लेकिन यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे मोड्स दे रखे हैं जिनके बारे में बात करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई ले आते हैं भाई इसे 50 मेगापिक्सल पर। तो बस यहाँ पर आप जाइए और 50 मेगापिक्सल ऑन करा दीजिए, और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर, और पास में एक छोटा सा जो है बुक टाइप की रखी है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों से ही फ़ोटोज़ क्लिक हो गई हैं। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी के मामले में, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों में काफ़ी हद तक इक्वल रहती हैं। अगर आप जूम कराएंगे तो दोनों में ही कमाल की जूमिंग क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी रहती है। दोनों में बहुत हद तक डिटेल मेंशन करके रखी हुई हैं। तो मुझे लगता है 48 मेगापिक्सल वर्सेस 50 मेगापिक्सल की अगर हम बात करें तो दोनों लगभग इक्वल बैठते हैं। लेकिन अगेन कलर में आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिल जाएगा, जिसे कि आप गौर करेंगे। तो दोस्तों ये तो रहती है भाई कैमरा के बारे में, अभी आप आगे जाकर पिक्चर सैंपल भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले भाई स्विच कर लेते हैं एक बार सेल्फी पर। तो दोस्तों सेल्फी में आपको एक हल्का सा डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। दोनों से फ़ोटो को क्लिक कर लिया है, और यहाँ पर अगर देखी जाए भाई क्वालिटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको ओप्पो आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि कलर टोन किसकी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो मुझे लगता है कि एमआई यहाँ पर ओरिजिनलिटी मेंटेन कर रहा है। लेकिन हायर सैचुरेशन विद अगर हम शार्पनेस की बात करते हैं इमेज की, तो मुझे लगता है कि ओप्पो थोड़ा सा यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि किसकी क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। भाई 16 मेगापिक्सल वर्सेस 8 मेगापिक्सल है, और ऐसे में डिफरेंसेस तो आने एकदम तय हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल वगैरह, जहां पर अभी आप इसे गौर कर पाएंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी रहती है। और आगे हम लोग अभी जाकर जो है बात करेंगे इनकी वीडियो सैंपल्स के बारे में भी। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं एक बार फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक के बारे में। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी है फोटोज़ के मामले में। और बात अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस लॉक की करी जाए, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में ही साइड माउंटेड रहते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर डालना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर तो मैं थंब लगाऊंगा जो कि काफ़ी फास्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं इस वाली फिंगर को लगाऊंगा, ये जो छोटी सी नीचे रहती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो सकता है, जिस पर आप थोड़ा सा कम जाइएगा। तो एक बार पहले इस्तेमाल करें भाई, फिर विश्वास करें। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ दोनों को, और देखते हैं कि भाई किसका पहले ओपन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर चूंकि यहाँ पर मेरे को बटन प्रेस करनी थी, मैं थोड़ा सा आपकी बार चूक गया। तो एक बार फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं कि भाई कौन फास्ट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लगाने में डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो उतना बेहतरीन तरीके से हो नहीं पा रहा है। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी भाई यहाँ पर लगाने में। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि लगभग इक्वल हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इनके बारे में, तो मुझे लग रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों की लगभग इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदरवाइज़ क्योंकि लगाने में डिले आ रहा है, बाकी कोई सीन है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पर इनके फेस लॉक के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर तो जैसे ही आप लगा दो तुरंत एकदम फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर बस आप इसे ओपन करिए और इस तरीके से सामने लाइए। मुझे लगता है कि दोनों साथ में ओपन हुए हैं। एक बार फिर से इसके बारे में बात करते हैं कि भाई कौन पहले परफॉर्मेंस देगा। तो भाई जैसे अपने सामने लाते हैं इसको, और काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स कर रहे हैं दोनों ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग दोनों ही फास्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई खास अंतर यहाँ पर नहीं देखने को मिला है इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक के बारे में। हालांकि थोड़ी सी लगाने में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फिंगरप्रिंट को, तो वो आप अपना थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर। बाकी मेरे को कोई डिफरेंसेस समझ में नहीं आते हैं। अभी हम लोग जाकर इनके देखते हैं वीडियो सैंपल्स वगैरह, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे इनके फाइनल रिव्यू के अंदर कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इसके बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग को, जो कि ये रहता है, और आप इसकी क्वालिटी को अच्छे से जज कर पा रहे होंगे। मैं हल्का फुल्का वॉक कर रहा हूँ, और ऐसे में आप इसका शेक भी देख सकते हैं कि फुटेज अच्छी खासी शेक हो रही है। हालांकि क्वालिटी दोनों में ही मेरे को काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, इस बात की मैं यहाँ पर तारीफ़ करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आउटडोर सिचुएशन है, धूप काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि सैचुरेशन ही किस तरीके से बैलेंस करता है। तो दोस्तों कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी है। फिलहाल इसे सेल्फी पर स्विच करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो हो रही है इनके सेल्फी कैमरा से, और यहाँ पर आप इनकी क्वालिटी को अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं एक चीज़ गौर कर रहा हूँ कि कलर तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं दोनों में ही, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है
कि जो अगर हम बात करें यहाँ पर Note 10T की, तो मेरे को जो एक जो फ्रेम साइज़ है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो ओप्पो का फ्रेम साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो मेरे को बताइएगा कि अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा हो आपके साथ। साथ ही दोस्तों अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेक काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला है, यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल ब्लॉगिंग वगैरह के लिए करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी बढ़ते हैं फाइनल रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन इनमें आपके लिए खास रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, आपने दोनों के ही वीडियो सैंपल्स, फोटो सैंपल सब कुछ देख लिए होंगे और फाइनली दोस्तों बात करते हैं कि दोनों ही फ़ोन में आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो शुरुआत होगी यहाँ पर इसके कैमरा से। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं कैमरा से। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं 50 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल, यानी कि 2 मेगापिक्सल का डिफरेंस है, जो कि मायने नहीं रखता है। दोस्तों जब मैं इसे वीडियोस बना रहा था तो मैंने एक चीज़ गौर करी है, क्वालिटी वाइज 19-20 का अंतर है, बाकी कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। ये बात आप लिख के ले लो, यानी कि सेंसर अप्रॉक्स मुझे लगता है बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और क्वालिटी की बात करी जाए तो दोनों से जो निकल के आती है वो लगभग इक्वल रहती है, यानी कि कैमरा के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन बात आती है जब आप इसके वीडियो सैंपल या पिक्चर सैंपल को इन्हीं की डिस्प्ले में देखते हो, क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली ऐसा होता ये है कि यहाँ पर आपको मिल जाता है HD+, यहाँ पर मिल जाता है आपको फुल HD+, IPS पैनल दोनों में है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर फील करोगे कैमरा की क्वालिटी को जब आप इसकी डिस्प्ले पर देखोगे। हालांकि दोस्तों दोनों से ही आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं HD+ का सपोर्ट थोड़ा सा दिल तोड़ने वाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ये HD+ और फुल HD+ के खेल से अगर संतुष्ट नहीं है तब तो फिर आपके लिए ये बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती है तो फिर आप ओप्पो में भी जा सकते हैं। अदरवाइज कैमरा लगभग दोनों इक्वल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जब आप इनके सैंपल देखेंगे तो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कलर्स की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रेडमी की डिस्प्ले पर कलर देखते हो तो हल्के से फेड जैसे नजर आते हैं, लेकिन ओप्पो में ये चीज़ नज़र नहीं आती है। तो ऐसा मुझे ही लगा है, या आपको भी लग रहा है, ये बात तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली कलर्स की बात करूँ तो मेरे को ओप्पो के थोड़े से ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा रहता है पॉइंट जिसे कि आपको गौर करना होगा इनकी डिस्प्ले विद कैमरा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। अगर बात करते हैं बैटरी की, 5000 mAh, चार्जिंग की 18 वाट, इसके बाद लेकिन कहीं डिफरेंस आ जाता है तो वो इनके प्रोसेसर में। अब दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं, हीलियो का G35, इधर Dimensity 700, कहीं ना कहीं एक फ़ोन इधर है तो दूसरा ये। तो डिफरेंसेस आपने भी देख लिए होंगे। नैनो रिव्यू वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इनके Geekbench स्कोर वगैरह आपको दे रखे हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर में आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है, जो कि मायने भी रखेगा। अगर आप बहुत गेमिंग वगैरह सोच के चल रहे हैं तो ये आपके लिए कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा रेडमी का, लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज़ करने हैं, नॉर्मल PUBG वगैरह खेलना है तो फिर ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत हाई फ्रेम रेट जाना चाहते हैं तो फिर आप इस पर जाइएगा। और साथ ही दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है इसमें, तो गेमिंग को तो नेक्स्ट लेवल पर ये ले जाएगा ये फ़ोन। और 5G का सपोर्ट वो तो यहाँ पर आपको मिल ही जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौर करने वाली हो जाती है। बाकी तो आपकी व्यूज़ हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से क्या अच्छा लगा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि लाइक बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लाइक ही होते हैं जो मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर देना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।